हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएमआर में। तो फ्रेंड्स, आपको पता था कि हम लोग सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और हम लोगों ने स्किल कौशल कर लिया था, मतलब शिक्षण कौशल जो आपके एग्जाम्स में आते हैं लगभग 10 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद हम लोग कर रहे थे सूचना तकनीकी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उससे 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन उससे बनते हैं सूचना तकनीकी से। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोगों ने 70+ क्वेश्चन किया था। ठीक है, 70+ मतलब 73 क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें कर लिया था और आज हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी के साथ जो है आपका सूचना तकनीकी का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग और भी जो उसमें है CDP है और भी है, एनवायरमेंट वगैरह है, सोशल साइंस है और मैथ्स है, सभी के सभी का हम लोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से PDF चाहो डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा कि विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्व की शैलियों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं फ्रेंड्स? ये हैं 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? नेतृत्व शैली को 3 आधारभूत शैलियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? एक तंत्रीय नेता। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक नेता। और तीसरा क्या है? उन्मुक्त और हस्तक्षेपी नेता। विद्यालय प्रभावकारी के 2 बुनियादी आयाम हैं, यांत्रिक क्रियाएं एवं अभिव्यंजक क्रियाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि डाटा है, आपको बताना है कि जो डाटा है वो क्या है। तो डाटा है क्या फ्रेंड्स? कि तथ्य, अंक व सांख्यिकी समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त हो। ठीक है, अर्थपूर्ण मतलब समझो ना, जिसका मीनिंग हो। ठीक है, चलिए तथ्य, अंक और सांख्यिकी का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे डाटा कहते हैं। डाटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना तथा उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि बिट का विस्तृत रूप क्या है। तो बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो आप कहोगे बाइनरी डिजिट है। ठीक है, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। यह मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई है। कंप्यूटर की मेमोरी में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII कोड से संचित होता है। प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। एक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सामान्यतः कैरेट को किस कोड में संचित करता है। ठीक है, किस कोड में संचित करता है आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका BASCII। कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेट को संचित करने के लिए ASCII कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेट जो है 8 बिट का उपयोग करके संचित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था चीन में। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते हैं। यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के लिए उपयोग की जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम किस स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। ठीक है, भारत ने अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा। इस कंप्यूटर का नाम HC2M था तथा इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया। भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसका विकास वर्ष 1962 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं कि भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्या है? परम है। ठीक है, भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1980 के दशक के अंत में हुआ। परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास वर्ष 1991 में किया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बोलेगा कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1980 के दशक के अंत में हुआ था। फिर देगा कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। ठीक है, भारत के प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है
यहाँ पे देखिए भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर है, कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है परम। ठीक है, फिर पूछेगा इसका विकास कब हुआ? तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर कि सी डैक है, आपको बताना है सी डैक जो है वो क्या है? तो कंप्यूटर शोध संस्थान है। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रगत संगणक विकास केंद्र की स्थापना की गई। परमपुणे स्थित सी डैक द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 83 की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि इसकी प्रैक्टिस सेट मैम करा दो तो उसकी कराई जाएगी। और मैंने पूरा ईयरली करंट अफेयर आपको करा के रखा हुआ है, तो अगर आप नहीं देखे हैं सुपर टेट के लिए करंट अफेयर 2021 का तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और बाकी जो 22 है उसका भी करंट अफेयर मैं आपको करा दूंगी जनवरी का पूरा, और फरवरी कंप्लीट होते होते ही मैं फरवरी का भी करंट अफेयर आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या है कि अनुप्रयोग के आधार पर, क्या है? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 5। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 5। देखिए, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या? डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर, और चौथा क्या? प्रकाशीय कंप्यूटर, और पांचवा क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर सभी निर्देश और आंकड़ों को किस रूप में रखते हैं? तो किस रूप में रखते हैं? शून्य और एक संख्या के रूप में, मतलब 0 और 1 में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के सभी निर्देश तथा आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं? अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डाटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ 0 और 1 की। ठीक है, 0 और 1 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को किस रूप में स्वीकार करता है? एनालॉग कंप्यूटर जो है वो सूचनाओं को किस रूप में स्वीकार करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भौतिक रूप में, मतलब आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में सूचनाएं किस रूप में मिलती हैं? तो किस रूप में मिलती हैं? संकेत के रूप में मिलती हैं। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सनडायल, थर्मामीटर इत्यादि एनालॉग के उपकरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर को की जो मेमोरी होती है वो कम होती है। इन कंप्यूटर में 100% जो है वो शुद्धता नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? ये होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का क्या है? सम्मिलित रूप है। इनका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जैसे ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है क्वांटम कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, क्वांटम कंप्यूटर। चलिए इसका कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में और भी चीज़ें। क्या है कि क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम व परंपरागत कंप्यूटरों दोनों में सूचनाओं को युग्मक अंकों, मतलब बाइनरी डिजिट या बिट 0 1 के रूप में संग्रहित कूटबद्ध व उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। याद रखना आपको कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? आकार में जो उनकी साइज़ होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है वो किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के तथा सस्ते कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घरों में छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीसी के भाग निम्नलिखित में से कौन है? आपसे पूछा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके भाग कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, या फिर सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी जो हैं वो क्या हैं? पीसी के भाग हैं। चलिए पीसी को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, और क्या? टैबलेट कंप्यूटर।
पीसी का पूरा रूप क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। सामान्यतः डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या पीसी कहा जाता है। पीसी का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत संगणक या पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर तंत्र है जो विशेष रूप से व्यक्तिगत या छोटे समूह द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है, क्या होती है? तो 32 बिट या उससे क्या अधिक। मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट या इससे अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टैबलेट पीसी। वर्तमान में तेजी से प्रचलित हो रहा टैबलेट पीसी सबसे छोटा कंप्यूटर है। गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सर्वाधिक तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तीव्र गति वाला और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो लगे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो हम लोग छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1946 में हुई। वर्ष 1882 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था तथा वर्ष 1837 में वैश्लेषिक इंजन का आविष्कार किया। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए विकसित पहला कंप्यूटर है। तो कौन सा है? यूनिवॉक 1। ठीक है, यूनिवॉक 1 जिसे यूनिवॉक के साधारण नाम से जाना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर पर सूचना जो है किस रूप में संग्रहित की जाती है। तो आपको पता है बाइनरी पद्धति में जो है वो संग्रहित की जाती है। कंप्यूटर पर कोई सूचना या जानकारी बाइनरी प्रणाली आधारित डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। बीट कंप्यूटर एवं दूरसंचार में सूचना की बेसिक कैपेसिटी हेतु प्रयुक्त शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट होता है। इसका मान केवल क्या होता है? 0 या 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के लिए आलेख के उत्पादन में कार्यकलापों की प्रावस्थाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं? कार्यक्रम खुलासे का विकास, शैक्षिक टिप्पणी का विकास, वास्तविक आलेख का आविष्कार या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब डी जो है हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आलेख उत्पादन में कार्यकलापों की प्रमुख प्रावस्थाएं निम्न हैं: कार्यक्रम खुलासे का विकास, शैक्षिक टिप्पणी का विकास और क्या? वास्तविक आलेख का विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के समतुल्य है। तो ये कितने बाइट के? 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। ठीक है, चलिए देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम में ये एकदम पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि 8 बीट बराबर कितना होता है। ठीक है, या फिर 1 किलोबाइट बराबर कितने बीट्स होते हैं। तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है तथा 1024 बाइट 1 किलोबाइट के समान होता है। तो 8 बीट्स की बात करते हैं तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं और अदर भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपके ये क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख में 4 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब सीपीयू।
नेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तीसरा क्या होता है, इनपुट यूनिट होता है। और चौथा क्या होता है, आउटपुट यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो किससे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू को, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और क्या करना है, संचालित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एएलयू किसका संक्षिप्त रूप है। तो एएलयू जो है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या है, संक्षिप्त रूप है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। रैम का पूरा नाम अगर बात करें तो रैम की तो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम की आपको पता ही है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुख्य सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। मुख्य सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है सीडी रोम, और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी निम्नलिखित है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, और क्या है, डीवीडी। डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आपको पता होगा। डीवीडी का, अगर डीवीडी के पूरे नाम की बात करते हैं तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो सीडी की तरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पेन ड्राइव क्या है। ठीक है, पेन ड्राइव जो है वो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाटा संग्रहण युक्ति है। पेन ड्राइव वर्तमान डाटा संग्रहण युक्ति है। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ऑनलाइन इनपुट वे युक्तियाँ हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली में सीधे इनपुट प्रदान कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट, पेन, जॉयस्टिक आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसकी सहायता से टेक्स्ट, संख्या, चिन्ह इत्यादि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड की सहायता से। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। ठीक है, इसके माध्यम से टेक्स्ट, नंबर मतलब संख्या, सिंबल्स आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे कि माउस व स्कैनर किस प्रकार की युक्ति है। तो आपको पता है ये इनपुट है। ठीक है, माउस एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है जिसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और क्या, एक मिडिल व्हील। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो हैं कंप्यूटर से जुड़ने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लेटर इत्यादि प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, खेल में। ठीक है, जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। लाइट पेन भी एक पॉइंटर डिवाइसेस है। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति व चित्र निर्माण के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे कि बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। तो बार कोड रीडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने में। ठीक है, बार कोड रीडर का प्रयोग किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें बार कोड को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेज़र बीम का। नेक्स्ट देखते हैं 108, कंप्यूटर शब्दावली में विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, आपको पता, मॉनिटर को कहते हैं। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि लेजर प्रिंटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीक, फोटोकॉपी तकनीक या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या, इसके बारे में और जान लेते हैं। क्या है कि प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छाप कर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीकी तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में प्लॉटर युक्ति है। तो प्लॉटर युक्ति क्या है, युक्ति जो है वो क्या है, वो है आउटपुट। प्लॉटर वह
आउटपुट उपकरण है जिसकी सहायता से कागज पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफिक जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे और अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिज़ाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर के संदर्भ में आईसी किसका संक्षिप्त रूप है। तो आईसी किसका संक्षिप्त रूप है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाने और छोड़ने को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डबल क्लिकिंग। ठीक है, आपने किया होगा डबल क्लिकिंग। तो माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाने और छोड़ने को डबल क्लिकिंग कहते हैं। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील स्क्रॉल करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा मैटर में ऊपर या नीचे शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर किसके द्वारा डाला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर द्वारा। स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को स्कैन कर स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में प्रयोक्ता द्वारा प्रोसेसर के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले तैयार डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स इत्यादि आउटपुट कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पिक्सल। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट जो कि सबसे छोटी इकाई है पिक्सल कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है, बिकड़ रूप में। ठीक है, बिकड़ रूप में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि MICR में सी का पूर्ण रूप है। तो MICR का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, तो सी फॉर क्या हो जाएगा आपका, सी फॉर हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यह एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीकी है जिसका प्रयोग बैंकों में चेक आदि की प्रोसेसिंग में किया जाता है। OCR की बात कर लेते हैं पूर्ण रूप का, तो क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है। जो टच पैड होता है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंगुलियों के पैरों की गर्मी को। टच पैड अंगुलियों की पैरों की गर्मी के एहसास को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड में उंगलियों को छूकर अपेक्षित डाटा तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है। तो कितना डाटा भरा जा सकता है, 1.44 MB। ठीक है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क की जो डाटा संग्रहण क्षमता है वो 1.44 MB होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना संग्रहित करने में मदद करता है। CPU, डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर फ्लॉपी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिस्क ड्राइव हो जाएगा। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा डिस्क ड्राइव पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है, MIPS में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। CPU का कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्रायः MHZ या GHZ में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रिस्टार्ट करना, वार्म बूटिंग करना, सॉफ्ट बूटिंग या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को रिस्टार्ट या वार्म बूटिंग अथवा सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब तीनों कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करते समय सूचना अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है। तो आपको पता है कहाँ होती है, रैम में होती है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC पर जब किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जाता है तो डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर RW होता है। कंप्यूटर की परमानेंट या स्थायी मेमोरी रोम होती है, मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि लॉजिक चिप किस कार्य हेतु प्रयुक्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग में। लॉजिक चिप एक प्रकार का माइक्रो चिप होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में हेतु क्या होती है, प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए उसकी पॉलीकार्बोनेट परत पर कितने नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की सेमीकंडक्टर लेजर किरणें डाली जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 780 nm। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने के लिए एक कॉर्पोनेट परत पर 780 mm तरंगदैर्घ्य की सेमीकंडक्टर लेजर किरणें डाली जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर साधित अधिगम
CAL की प्रमुख विधाएं हैं, कौन कौन सी हैं? अनुशिक्षण है, अनुरूपण है, संवाद अथवा बातचीत या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर साधित अधिगम की प्रमुख विधाएं हैं वो अनुशिक्षण भी हैं, अनुरूपण भी हैं, संवाद मतलब बातचीत भी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी मतलब उपयुक्त सभी। CLL में आमतौर पर शिक्षार्थी जो होते हैं आतंक के माध्यम से, टर्मिनल के माध्यम से कंप्यूटर के साथ द्विपक्षीय अन्योन्य क्रिया में रत रहता है। ड्रिल और अभ्यास, अनुशिक्षण, संवाद मतलब बातचीत, खेल, अनुरूपण, डाटाबेस, आख्यानात्मक, प्रस्तुति मूलक कंप्यूटर साधित अधिगम की प्रमुख विधाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर साधित अधिगम उपयोग से संबंधित समस्या क्या है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर क्या ये क्या है? अध्यापकों की शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित व प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी बी क्या है कि कंप्यूटर साधित अधिगम के लेखक और अध्यापक द्वारा निर्णित उद्देश्य और विधियां एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या कि कंप्यूटर की स्थापना के साथ प्रशासनिक समस्याएं जुड़ी रहती हैं। और या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर साधित अधिगम उपागम के प्रयोग से संबंधित समस्याएं हैं। अध्यापकों को शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित और प्रशिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कॉल के लेखक और अध्यापक द्वारा निर्णित उद्देश्य और विधियां एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। फिर क्या है दूसरा? ये पहला था आपका, ठीक है, ये दूसरा है। और ये तीसरा मैं बता रही हूँ कि कंप्यूटर की स्थापना के साथ प्रशासनिक समस्याएं जुड़ी रहती हैं। ये समस्याएं विशेषकर कंप्यूटर संसाधकों के भौतिक अवस्थापन, यंत्र सामग्री के अनुकरण की लागत, बीमा और समय सारणी से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि गुणात्मक पाठ्य सामग्री के लिए टीम उपागम की जरूरत होती है। विकासात्मक उपक्रम के लिए आवश्यक विशेषता, अध्यापन, प्रोग्रामन, यंत्र सामग्री, इंजीनियरिंग, विषय विशेषज्ञता आदि विभिन्न क्षेत्रों से आती है। ये सब लोग लंबे समय तक एकत्रित होने की समस्याएं महसूस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर साधित अधिगम पैकेज विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो इकाई का चयन, प्रवेश व्यवहार, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। CAL पैकेज विकास के प्रमुख चरण हैं इकाई का चयन, प्रवेश व्यवहार, ठीक है, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूपिंग कहा जाता है। कुछ कार्यों को एक क्रम में बार बार करना जब तक एक दी हुई शर्त पूरी होती है क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्रुपवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में सी क्या है। ठीक है, तो सी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, सी एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे दूसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि असेंबली भाषा में किस प्रकार के कोड प्रयुक्त होते हैं। तो यही स्मारक कोड प्रयुक्त होते हैं। असेंबली भाषा में स्मारक कोड, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। क्या है? कंपाइलर। उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद कंपाइलर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सर्वर है, ठीक है, सर्वर्स और क्या है? सर्विसेज का एक ऑफिस सूट या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटिंग सिस्टम में किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटिंग सिस्टम है उसमें किन किन भाषाओं का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का, तो हाँ इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज, ये भी किया जाता है। मतलब उपयुक्त सभी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की भाषाओं जैसे मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, ऑर्गेनाइजेशन करने और व्यवस्थित करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य जो है वो क्या है। कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डाटा को प्रोसेस करना, वेब पेजों को एक समूह को क्या करना? प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग में परिवर्तित करना। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा जो है ए,
कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर के सीपीयू का प्रमुख कार्य कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डाटा को क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये मशीन लैंग्वेज को है जो ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। विंडोज़ में एमई विंडोज़ एमई में एमई से तात्पर्य क्या है, मिलेनियम एडिशन से है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाईफाई जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप सभी को पता है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मतलब आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटर का क्या है, समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। वाईफाई एक लोकल एरिया बेतार प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडेम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो ये हो जाएगा मॉडेम यह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम में भेजता है। मतलब आंसर नंबर जो हमारा बी होगा वो सही होगा, मॉडेम। ठीक है, देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कि मॉडेम मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों, ठीक है, मतलब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग के युग के क्या करता है, बनाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 3G या 4G स्पेक्ट्रम में संयुक्त अक्षर जो जी है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो जनरेशन के लिए, मतलब पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है जी। ठीक है, 2G एक पीढ़ी की बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। इसी तरह 3G तीसरी पीढ़ी तथा 4G चौथी पीढ़ी का घोतक है। अतः जी शब्द जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना तारों के जोड़ा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके बिना उसकी सहमति के लिए उसके डाटा में छेड़छाड़ करना कहलाता है। ठीक है, बिना उसकी सहमति के, तो आपको पता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैकिंग। किसी अज्ञात या अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 142। क्या है क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था, तो आपको पता है इंटरनेट का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। इंटरनेट का प्रारंभ सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अपार्टमेंट के विकास के साथ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, www का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। www के पूरे नाम की बात करते हैं तो विश्वव्यापी वेब या मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। www अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, HTML का पूरा नाम क्या है, तो HTML का जो पूरा नाम क्या है वो आपसे पूछा, और ये आपके SSC के एग्जाम में भी क्या है पूछा जा चुका है। तो जो HTML का पूरा नाम है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में HTTP किसका संक्षिप्त रूप है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वेबसाइट से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कि वेबसाइट से संबंधित वेब पेजों का एक समूह होता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्या, कोई वेबसाइट जो है किसी वेब सर्वर द्वारा होस्ट की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कि वेबसाइट पर इंटरनेट या निजी लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से पहुंचा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, मतलब उपयुक्त सभी। देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कि एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक समूह होता है। कोई वेबसाइट किसी वेब सर्वर द्वारा होस्ट की जाती है जिस पर इंटरनेट या निजी लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से पहुंचा जा सकता है। किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है जिसे URL कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब
स्रोतों का एक जाल है। सामान्यतः इसे www या वेब नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है कि वेबसाइट का मेन पेज जो है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है ये होम पेज कहलाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इंटरनेट के माध्यम से संकेतों और फाइलों का क्या है, ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दुनिया का पहला चैट स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, IBM के द्वारा। ठीक है, मोबाइल फोन को सेल या सेल्यूलर फोन के नाम से जाना जाता है। पहला टच स्क्रीन फोन IBM और अमेरिका की फोन निर्माता कंपनी बेलसेल्फ द्वारा विकसित किया गया था। पहले टच स्क्रीन फोन का नाम IBM सिमोन था। याद रखिएगा क्या था पहले टच स्क्रीन फोन का नाम। तो आप क्या कहोगे कि पहले टच स्क्रीन फ़ोन का नाम जो था वो IBM सिमोन था। वर्ष 1992 में IBM सिमोन को लॉन्च किया था। ठीक है, IBM सिमोन को लॉन्च किया गया था, किंतु उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 1994 में यह पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ कार्यरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, खरगोन में मतलब मध्य प्रदेश में जो है वो स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसने बनाया था, मोटोरोला ने। ठीक है, मोटोरोला ने 3 अप्रैल 1973 को पहला मोबाइल फ़ोन निर्मित किया था, परंतु यह बाजार में 10 वर्षों बाद 1983 में आया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको ये पहले से पता था या फिर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हो, आप शिक्षक बनना चाह रहे हो, तो आई होप दैट कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेपर है आपको पता, अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है, बट आई होप बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जो है वो आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, इससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कम से कम जांच सकते हैं कि हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक है, या फिर हमारी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है, और हमें अभी और कितना ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट क्या है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा बाजार में उतारा गया था। तो एंड्रॉयड इंक के द्वारा। ठीक है, गूगल की सहायक कंपनी एंड्रॉयड इंक ने टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर के लिए एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में पेश किया। एंड्रॉयड 1.0 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण था। ठीक है, तो अगर पहला संस्करण पूछे तो भी यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन का उपयोग कहाँ हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। ये भारत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग कोलकाता में हुआ था। वर्ष 1999 में एनटीटी डोकोमो ने अपना पहला स्मार्टफोन जापान में लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि शुरुआती दौर में स्मार्टफोन में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिम्बियन। ठीक है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआती दौर का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि नोकिया मोबाइल फ़ोन में प्रयोग होता था। बारडा स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग ने लॉन्च किया था। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल संस्करण है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि HTC मोबाइल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ताइवान। ठीक है, देख लेते हैं कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनी और इसका मुख्यालय। तो सैमसंग और LG का कहाँ है, दक्षिण कोरिया में। और नोकिया की बात कर लेते हैं तो कहाँ है ये, फिनलैंड में है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बात करते हैं आपके फेवरेट फ़ोन एप्पल की। ठीक है, तो ये कहाँ का है, अमेरिका। बात करते हैं सोनी का, तो ये कहाँ है, जापान। फिर देखते हैं माइक्रोमैक्स लावा और कार्बन, तो ये कहाँ का है, भारत का है। फिर देख लेते हैं HTC, तो ये कहाँ का है, ये है ताइवान का। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में MID क्या है। MID क्या है, मोबाइल इंटरनेट डिवाइस है। ठीक है, MID मोबाइल इंटरनेट डिवाइस है। देखिए, MID मोबाइल इंटरनेट डिवाइस है जो कि मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन में तार रहित इंटरनेट मतलब वायरलेस इंटरनेट पहुंचाता है। एंड्रॉयड फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .apk एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि वीडियो कार्यक्रमों की परिसीमाओं को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख उपाय क्या हैं आपको बताना है।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इन्हें रोचक और पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप बनाना। ठीक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों के उत्पादन व उपभोग में अधिक ध्यान रखना चाहिए जिससे अधिकतम विद्यार्थी लाभ उठा सकें, तो ये भी सही है। इसका भी उपाय दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, तो ये दोनों हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि टीवी के एक पक्षी माध्यम होने के कारण विद्यार्थी लाभ उठा सकें, ये तो हो गया। फिर क्या, टीवी के एक पक्षी माध्यम होने के कारण उसको अध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच अन्योन्य क्रिया के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं, टीवी प्रसारण और वीडियो कैसेटों की परिसीमाओं को दूर करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता होती है। क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, वही जो आपने स्टेटमेंट ऊपर पढ़ा। देखिए, टीवी के एक पक्षी माध्यम होने के कारण उसको अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अन्योन्य क्रिया के द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, चूंकि टीवी एक महंगा उपस्कर है, यह वांछनीय है कि उपयुक्त शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों के उत्पादन और उपयोग में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी उसका क्या करें, लाभ उठा सकें। फिर क्या है, शैक्षिक टीवी वीडियो कैसेट कार्यक्रमों को रुक रुक कर देखना मानसिक या मनोवैज्ञानिक रचना और दशा को कोई हानि नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि शैक्षिक टीवी वीडियो कैसेटों को रोचक और पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि इसको उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट है, विभिन्न दृश्यों, संगीत और इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के कल्पनापूर्ण प्रयोग से शैक्षिक टीवी वीडियो कैसेट्स कार्यक्रमों को सुखद और शैक्षिक रूप से कुशल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शैक्षिक टीवी और वीडियो कार्यक्रम का उपयोग बढ़ाने की प्रमुख जो कार्यनीतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सहायक सामग्री का उपयोग, अनुवर्ती क्रियाकलाप, देखने के सबके दौरान क्रियाकलाप, या फिर आंसर डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शैक्षिक टीवी और वीडियो जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने की नीतियाँ। पहला क्या, टीवी वीसीआर सेटों की व्यवस्था करना और उनका अनुरक्षण करना। फिर क्या है, शैक्षिक टीवी और वीडियो कैसेट कार्यक्रमों के कुशलतापूर्वक ढंग से देखने का क्या करना, आयोजन करना। फिर क्या है, टीवी प्रसारण कैसेट चालन पूर्व तथा चालनोपरांत चर्चाएं। फिर क्या, देखने के सत्र के दौरान क्रियाकलाप। फिर क्या है, सहायक सामग्री का प्रयोग। फिर क्या है, चौथा, अनुवर्ती क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रम के पक्ष में प्रमुख तर्क हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पहला, उत्पादन लागत का अत्यंत कम होना, ये भी हो सकता है। फिर क्या, शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रमों की सहज उपलब्धता, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या है, कार्यक्रमों का निर्माण शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना, तो ये भी है। फिर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए, शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रम के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रमों का उत्पादन आसान काम है और उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, उत्पादन लागत बहुत कम है। फिर कार्यक्रमों का उत्पादन शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं और दशाओं के अनुसार किया जाता है। चलिए, थोड़ा सा और बचा है, क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं है अब। तो वीडियो कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वीडियो कार्यक्रम भूतकाल को भी सजीव बना देते हैं, तो ये बात तो सही है, ये क्वालिटी है इसकी। फिर क्या, ये कार्यक्रम दूरस्थ वस्तुओं, स्थानों, लोगों, घटनाओं और प्रक्रमों को शिक्षार्थी तक ले जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर क्या, वीडियो कार्यक्रम सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, मतलब सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार धीमी व तेज गति से दिखा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब डी जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑडियो कार्यक्रम के लिए आलेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उपयुक्त भाषा का प्रयोग, ठीक है, सही है। फिर क्या, अत्यधिक तथ्यों आंकड़ों से परहेज। फिर क्या, आलेखक को श्रोता से बातचीत करनी चाहिए कि बात करना चाहिए, न कि भाषण देना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, तो क्या नाम है, विंडोज़ ओएस। ठीक है, विंडोज़ ओएस माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीपीआरएस किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज का क्या है, संक्षिप्त रूप है। क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा छात्र उपयोगी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई पाठशाला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा ई पाठशाला ऐप लॉन्च किया गया है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के व विभिन्न ई गवर्नमेंट ऐप किस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं? तो ये app.nic.in पर उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एम एस ऑफिस का पूरा नाम क्या है? एम एस ऑफिस का पूरा नाम क्या है? शायद ही हो जिसको ये पता ना हो, अदरवाइज सभी को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, एम एस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। वर्ष 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एम एस ऑफिस लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है, आप सभी को पता है, वेब सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिजिटल शिक्षा जो है किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो पीपीटी द्वारा, वीडियो प्रस्तुति द्वारा, ई लर्निंग वीडियो द्वारा। तो ये तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि डिजिटल शिक्षा कई प्रकार से प्रदान की जाती है, जैसे पीपीटी के माध्यम से, वीडियो प्रस्तुति, ई लर्निंग वीडियो द्वारा, अभ्यास संबंधी डेमो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों या प्लेटफॉर्मों के द्वारा। डिजिटल शिक्षण के द्वारा हम किसी भी विषय को न केवल सुन रहे हैं बल्कि इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिससे लोगों में सीखने की क्षमता में काफ़ी इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, केवल अगर सुने ना और हम क्या करें उसे देखें भी, हम सुन भी रहे देख भी रहे, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में क्या होगी, और तेज़ी से ऑब्जॉर्व होगी। ठीक है, सक्रिय ऑनलाइन स्क्रीन की सहायता से छात्र अपनी भाषा कौशल में सुधार कर लेते हैं। ई बुक से या ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के जरिए वे नए शब्द सीखते हैं और अपनी शब्दावली का विस्तार करते हैं। डिजिटल शिक्षा के बारे में अच्छी तरह बात यह है कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है। आप कहीं भी हो, आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कि ई शिक्षा और लर्निंग का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो ये क्या है, प्रमुख कार्य है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ई शिक्षा और ई लर्निंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ही कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम के प्रमुख लाभ जो हैं वो कौन कौन से हैं? सूचना प्रदान करना, तो ये है, ये फिर क्या है, प्रेरणा प्रदान करना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मूल्यों को मनुष्य के आंतरिक मन में स्थापित करना, तो ये भी सही है। तो आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारे स्टेटमेंट जो है वो क्या हैं, सही हैं। चलिए, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि वे प्रेरणा भी देते हैं। वो मूल्यों को मन में बैठाते हैं, अभिवृत्तियों को बदलते हैं और रुचियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑडियो कार्यक्रम की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? ठीक है, तो प्रमुख सीमाएं क्या हैं? केवल ध्वनि आधारित होने के कारण ये एक सीमा के बाद अरुचिकर हो सकते हैं, तो ये सही है। फिर क्या है, इसमें अन्योन्य क्रिया और प्रतिपुष्टि की संभावना नगण्य होती है, तो ये भी सही है। फिर क्या, इन कार्यक्रमों का विकास स्थानीय संस्थागत रूप से होने के कारण समवृत्तिक गुणवत्ता का अभाव होना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑडियो कार्यक्रम केवल ध्वनि आधारित होती है और ये चाक्षुष नहीं होते, अतः ये कार्यक्रम अरुचिकर हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ऑडियो कैसेटों या फिर टेपों का विकास प्राय स्थानीय रूप से या संस्थागत रूप से किया जाता है। ऐसे में आमतौर सांवृतिक गुणता का क्या होता है, अभाव हो जाता है। ऑडियो के मामले में अन्योन्य क्रिया और प्रतिपुष्टि की संभावना नहीं होती, अतः ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय संप्रेषण है और इनमें व्यक्तिगत संपर्क का क्या होता है, अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेडियो ऑडियो कार्यक्रम के प्रभावी उपयोग के प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं? तो इनके अनुरक्षण मतलब रख-रखाव की व्यवस्था करना, तो ये हैं। फिर क्या है, प्रसारण पूर्व चालन चालनोपरांत चर्चा, तो ये भी सही है। फिर क्या, सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शैक्षिक रेडियो ऑडियो कार्यक्रमों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में लाना आवश्यक होता है। ऑडियो सेटों, ऑडियो टेप रिकॉर्डरों के प्रावधान तथा रख-रखाव की व्यवस्था करना, कक्षा में रेडियो ऑडियो श्रवण का आयोजन करना, प्रसारण पूर्व या फिर क्या, चालनोपरांत चर्चा। फिर क्या है, प्रसारणोत्तर चालनोपरांत चर्चा। फिर क्या है, सहायक सामग्री का प्रयोग और अनुवर्ती क्रियाकलाप। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके कंप्लीट जो हैं
सूचना तकनीकी के कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। ठीक है, तो आपको वीडियोस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है, अगर आपने फर्स्ट बार इस चैनल को ज्वाइन किया है तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूँगी, मैंने आपको बताया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो आप टेलीग्राम से जाके PDF ले लेना। ठीक है, तो फिर ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।